जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है BHIC 132। इससे पहले भी BHIC 132 की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। बाकी चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि है चोल प्रशासन। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, एक क्वेश्चन इसमें होगा, एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे चोल प्रशासन। चलिए, चोलों का साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। 9वीं से यानी कि 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बीच इनका शासन रहा, इनकी सत्ता रही। इनकी जो सत्ता का केंद्र रहा वो था कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी जो घाटी है, कावेरी घाटी का क्षेत्र। इन्हें प्रायद्वीप दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने तंजौर के पल्लवों के सामंत गुट्टारिया को परास्त कर पल्लव क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा पांड्या को हराया। देखिए, सामंत क्या होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बात भी की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि एक राजा है जो बड़े राजा थे, उनके अधीन कुछ और भी टेरिटरीज़ होती थी जो उनके अधीन थी, लेकिन ये सिर्फ इनके अधीन थी। लेकिन ये सभी जो इनके राजा होते थे, इन टेरिटरीज़ के जो राजा होते थे, इन क्षेत्रों के जो राजा होते थे, वो अपना जो शासन है वो स्वतंत्र रूप से चला सकते थे। बस ये कहने के लिए किसी बड़े राजा के अधीन होते थे। तो इन्हीं को इन जो क्षेत्र के इन क्षेत्र के शासक होते थे, इन्हें बोलते थे सामंत या महासामंत, इनको भी बोला जाता था। तो इसी तरीके से एक सामंत था, पल्लवों के सामंत था गुट्टारिया। इसको परास्त किया किसने? 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने। ठीक है, और उसके बाद उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कावेरी घाटी जैसे समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र पर चोलों का मजबूत शासन या राज्य स्थापित हुआ। राजराज प्रथम व अन्य चोल सम्राटों के समय कई सामंत प्रमुखों को हराकर नाडु को पुनर्गठन कर वालनाडु बनाया गया तथा अपने विश्वासपात्र अधीनस्थों का उन क्षेत्रों पर प्रमुख बनाया गया। यानी देखिए, नाडु क्या होता है? नाडु भी बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे सामंत है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये इनके राजाओं के द्वारा अपने यानी एक तरीके से कैंडिडेट बिठाए जाते थे। तो जो पल्लवों के सामंत थे, बहुत मतलब कई महत्वपूर्ण सामंतों को हराकर उनको उन क्षेत्र से हटाकर अपने लोग वहाँ पर बिठा दिए गए। विभिन्न अभिलेखों और प्रशस्तियों में चोल राजवंशों चोलों की वंशावली का उल्लेख मिलता है, यानी किसके बाद कौन सा राजा बना, किसके बाद कौन सा राजा बना, ये सभी पूरी एक वंशावली है, या किसका पुत्र कौन था। तो ये सभी चीज़ें एक वंशावली है जो कई अभिलेखों में और प्रशस्तियों में हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये प्रशस्तियाँ इतिहास पुराण परंपरा पर आधारित थी। चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, यानी सूरज के वंशज। तथा चोल समाज में संस्कृत ब्राह्मणवादी परंपरा के साथ संगम काल की परंपरा का भी उल्लेख है। यानी दो परंपराएं मानते थे, एक संस्कृत ब्राह्मणवादी और इसके साथ संगम काल। जो संगम काल की जो संस्कृति है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, भारत के नदर्न क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में मानी जाती है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। साउथ में सबसे आगे, इसमें आगे देखते हैं, राजा को सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त था तमिल। ये देखिए, जो भाषा की अगर बात की जाए तो तमिल भाषा और संस्कृत दोनों भाषाओं में ये जो है अपनी इस्तेमाल करते थे। यानी इनकी जो पकड़ थी वो दोनों भाषाओं में थी, तमिल भाषा में भी थी और संस्कृत भाषा में। जो वंशावली है दोनों में मिलती है। वंशावली जो है संस्कृत में मिलती है, जबकि जो अनुदान संबंधी पत्र हैं वो तमिल में मिलते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट देखें तो प्रत्येक नाडु, जैसे मैंने ऊपर बताया, नाडु एक तरीके से एक क्षेत्र था, एक अधिकारी कह लीजिए। नाडु अनेक उर या ग्रामों से मिलकर, अनेक गांवों से मिलकर ये बनता था। नाडु के स्थानीय प्रतिनिधियों को नेटर कहा जाता था। जो इनके प्रतिनिधि होते थे नाडु के, एक क्षेत्र इसको मानिएगा, इसका जो प्रतिनिधि होता था वो नेटर कहलाता था। ठीक है, जबकि नगरों के व्यापारी समुदाय, नगरों के व्यापारी का जो समुदाय होता था
वो नागेरेटर कहलाता था। ब्रह्मदय अनुदान पाने वाले ब्राह्मण ब्रह्मदया किलवर कहलाते थे। ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, पढ़ा भी नहीं जा रहा। जबकि देवदान पेल्लिकांडा कानीमुरुट्टू वेट्टापेरू कर मुक्त गांव होते थे। इस तरह के जो गांव होते थे वो कर से मुक्त होते थे। नेट्र स्थानीय कृषक ग्राम के समकक्ष होता था। ये सभी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं किसको क्या बोलते थे। ठीक है, अभिलेख के अनुसार वेलानगई गांव में कृषि भूमि, चारा भूमि, सिंचाई भूमि, इन सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एन कराशमी के अनुसार उर गाँव के सामूहिक अधिकार का प्रचलन उर गाँव में सामूहिक अधिकार का प्रचलन था। सामूहिक अधिकार यानी कि जैसे एक गांव है जिसमें चरागाह है तो उस पर सभी गांववासियों का अधिकार है, कोई मैदान है तो उस पर सभी गांववासियों का अधिकार है, कोई कुआं है तो उस पर सभी गांववासियों का अधिकार है। तो इस तरह की बातचीत थी। साथ ही कोई जो खेत हैं उस पर सामूहिक अधिकार है, सब मिलजुल कर उस पर खेत में फसल उगाएंगे और फिर जो उससे लाभ होगा वो सब मिलजुल कर बांट लेंगे। तो इसको बोलते हैं सामूहिक अधिकार। अतः ग्राम भूमि की देखरेख, बिक्री, खरीद तथा उपहार देने संबंधी गतिविधियां उर के एक मिनट चलिए। भूमि पर अधिकार के अनुसार उर के सदस्य उदयन, किल्विन, वेलन जैसी उपाधियां भी लेते थे। उर के कुछ सदस्य भूमि को व्यक्तिगत रूप से भी बेचते थे। नाडु में मुख्यतः ब्रह्मदय गांव सम्मिलित थे। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, ये तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभिलेखों के अनुसार नेट्र का मुख्य कार्य कृषि था। जो नेट्र होते थे उनका जो मुख्य कार्य था वो कृषि था। और क्योंकि वे स्थानीय कृषक बस्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, शासकों का नेट्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी उनके वो प्रतिनिधि हैं तो उन पर पूरा नियंत्रण था, यानी कि सब अपनी मर्जी से कुछ अलग कर रहे हैं। वे सिंचाई के कार्यों की देखरेख, मंदिरों को भूमि अनुदान करना, दान का हिसाब किताब रखना, नाडु का संग्रहण और निर्धारण का कार्य भी करते थे। नाडु के पास कर संग्रहण के लिए नटकानकू होते थे। यह उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। नाडु चोल प्रशासन का महत्वपूर्ण पोस्ट है, महत्वपूर्ण घटक होता था। स्थानीय स्तर पर स्वायत्त संबंधी थी, यानी ग्राउंड लेवल पर जो भी काम होते थे महत्वपूर्ण, ये सभी नाडु करते थे। जब ब्राह्मणों के समूह को करमुक्त भूमि दी जाती थी तो वे ब्रह्मदय कहलाते थे। तंजौर में चोलों के उदय के समय में ही कावेरी के उपजाऊ क्षेत्र में अनेक ब्रह्मदय पूर्व स्थापित थे। ठीक है, तो इस तरह की इसमें बातचीत है। वे क्षेत्र जहाँ व्यापारी, शिल्पकार आदि रहते थे नगरम कहलाते थे। जिस क्षेत्र में व्यापारी, शिल्पकार या ट्रेड से संबंधित लोग रहते थे वो सब उस क्षेत्र को बोलते थे नगरम। गैर ब्राह्मणी निवासी कुडिग व किलकलनई में अभिभक्त थे, यानी दो भागों में विभक्त थे। जिसमें जो कुडिग है वो ऊंचा स्तर था, यानी कि दुर्ग था, और नीचा एक जो क्षेत्र था उसको बोलते थे किलकलनई। कुडिग व किलकलनई में विभिन्न व्यापारी वर्ग आते थे। व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नागरेटर, जैसे ऊपर भी हमने देखा, वो कहते थे, तथा नागरेटर की समिति को नगर वेरियम कहलाते थे। नगरेटरों की भी एक पूरी समिति होती थी, इसको बोलते थे नगर वेरियम। नगरों में भूमि खरीदी या किराए पर दी जाती थी। राजस्व एवं शाही कर सोने या अनाज के रूप में दिया जाता था। जो राजस्व कर दिया जाता था वो या तो सोने के रूप में या अनाज के रूप में दिया जाता था। तो ये सभी बातचीत थी चोल साम्राज्य के बारे में, वहाँ की क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, किस तरीके के लोग काम करते थे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पोस्ट्स थी, और वहाँ पर जो करों का संग्रहण था वो किस तरीके से होता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की। मतलब चोल प्रशासन की पूरी सभी चीज़ें देखी, किस तरीके से पूरा प्रशासन कार्य करता था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके सीधे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगले क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा हर वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो में लास्ट